हाँ जी। साराम प्यार भरी राम राम और खमागणी। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जो है वो शानदार चल रही होगी। तो चलिए आपकी इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं और आज की जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो हम पीछे जो क्लासों के अंदर पढ़ा था उसका जो है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने अपना गुहिल वंश पढ़ना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? गुहिल ने की थी। कब की थी? 566 ईस्वी में। यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो सामोली अभिलेख से। कब का है सामोली अभिलेख? 646 ईस्वी का। किस राजा से संबंधित है? शिलादित्य से। शिलादित्य गुहिल का कौन सा वंशज था? पांचवा वंशज था। और यह अभिलेख क्या जानकारी देता है? यह अभिलेख एक जावर माता मंदिर और जावर के खनन उद्योग की भी जानकारी देता है। फिर हमने गुहिलों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ मत पढ़े। अपने सबसे पहले इतिहासकार क्या आते हैं? कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का क्या कहते हैं? जनक। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं गुहिल जो है वो वल्लभी गुजरात के राजा शिलादित्य व उनकी रानी पुष्पावती के वंशज है। उसके बाद में अगले इतिहासकार कौन से आते हैं? अबुल फजल। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं गुहिल जो है वो ईरान के शासक नौशेखा आदिल के वंशज है। उसके बाद में अगले इतिहासकार कौन से आते हैं? गोपीनाथ शर्मा। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं गुहिल जो है वो क्या है? ब्राह्मण है। और इनके मत का जो समर्थन जो किया था वो किया था आपके डी आर भंडारकर और मोहनोत नैन सिंह ने। फिर हमने देखा गुहिल वंश की कितनी शाखाएं थी? 24 शाखाएं थी। गुहिल कौन से हिंदू थे? सूर्यवंशी हिंदू थे। गुहिलों को सूर्यवंशी कौन कहता है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। फिर हमने देखी गुहिल रियासतें। राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 5। कौन कौन सी? मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा। सबसे बड़ी रियासत मेवाड़, सबसे छोटी शाहपुरा। ठीक है। फिर हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ना प्रारंभ किया था। मेवाड़ में कौन से वंश का शासन था? गुहिल वंश का। मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या क्या थे? मेदपाट, प्रागवाट और सीवी जनपद। फिर हमने अगले शासक पढ़े थे बप्पा रावल। इनका वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। कौन सी प्रशस्ति बताती है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कौन से ऋषि के अनुयायी थे? हरित ऋषि के। बप्पा राहुल ने कौन से शासक को हरा करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था? तो मौर्य राजा मान को हरा करके। कब किया था? 734 ईस्वी के अंदर। बप्पा राहुल मुस्लिमों को हराते हुए कहाँ तक चले गए थे? गजनी अफगानिस्तान तक। और वहाँ के राजा कौन किसको हटाया? सलीम को। और वहाँ पर राजा किसे बनाया? अपने भांजे को। फिर हमने देखा कि बप्पा राहुल के कारण जो है पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का क्या पड़ा? नामकरण हुआ। फिर अपने इतिहासकार आते हैं चिंतामणि विनायक वैद्य, जो अपने बप्पा रावल की तुलना किससे करते हैं? फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से। फिर हमने बप्पा रावल राजधानी कौन सी बनाता है? नागदा। नागदा में कौन से मंदिर का निर्माण करवाता है? एकलिंग जी के मंदिर का। और एकलिंग जी के गोस्वामी का क्या घोषित करता है? एकलिंग जी का दीवान। फिर हमने देखा इसने चित्तौड़ के अंदर कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? सूर्य मंदिर का, जिसे वर्तमान के अंदर हम क्या कहते हैं? कालिका माता मंदिर। बप्पा रावल ने कौन से सिक्के चलाए? सोने के सिक्के। कितने ग्रेन के? 115 ग्रेन के। फिर हमने इसकी उपाधियां देखी थी। उपाधियां कितनी मिलती है बप्पा रावल की? 3। कौन कौन सी? हिंदू, सूरज, राजगुरु और चकवे। फिर बप्पा रावल अपने अंतिम दिनों में क्या दान कर देता है? संन्यास। और अपने कौन से बेटे को राजा बना देता है? खुमान को राजा बना देता है। फिर हमने अगले शासक पढ़े अल्लट। अल्लट का शासनकाल कब से कब तक है? 951 से 971। अलर्ट की जानकारी है। अलर्ट का अन्य नाम क्या मिलता है हमें? आलू रावल। अलर्ट की जानकारी के अपने पास में कितने स्रोत है? 2 स्रोत है। सबसे पहला अपना सारणेश्वर प्रशस्ति कब की है? 953 ईस्वी की, जो हमें जानकारी देती है कि अलर्ट ने आहड़ को जो है अपनी दूसरी राजधानी बनाया और यहाँ पर जो है वरा मंदिर का निर्माण करवाया था। और यह प्रशस्ति आहड़ की कर व्यवस्था और नौकरशाही व्यवस्था की भी क्या देती है? जानकारी देती है। मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी अपने अलट ने। फिर हमने कुछ अधिकारियों के नाम देखे, जैसे अमात्य किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। संधि विग्रह युद्ध एवं शांति के मंत्री को। अक्षपट लिख आय व्यय के अधिकारी को। विस्गाधिराज राजवैद्य को। बंदीपति राजा की प्रशंसा करने वाले को। फिर जो हमने देखा कि अपना एक जानकारी देता है शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख। कब का है? 977 ईस्वी का। वो क्या जानकारी देता है? वो बताता है कि अलट की माता महालक्ष्मी थी, जिसका नाम जो कि राष्ट्रकूट वंश की थी। और एक अलट की पत्नी की जानकारी देता है, और पत्नी का नाम था हरिया देवी, जो कि एक पूर्ण राजकुमारी थी और उसने हर्षपुर नामक गांव की स्थापना की थी। फिर हमने अगले शासक पढ़े जैतर सिंह। जैतर सिंह का शासनकाल कब से कब तक है? 1213 से 53। हमने सबसे पहले जैतर सिंह के शासनकाल में एक युद्ध देखा था, और युद्ध था बुथाला का युद्ध। कब हुआ था? 1227 के अंदर। किस किस के बीच में हुआ था? जैतर सिंह वर्सेस इल्तुतमिश
दिल्ली के अंदर। इस युद्ध का परिणाम क्या निकला था? परिणाम ये था कि इस युद्ध के अंदर जो जैतर सिंह की क्या हुई थी? विजय हुई थी। इस युद्ध में जैतर सिंह के दो सेनापति थे, क्या क्या नाम था? एक का नाम था बालक और एक का नाम था मदन। इस युद्ध की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अपने एक राइटर हुए जय सिंह सूरी, जिन्होंने पुस्तक लिखी हमीर मद मर्दन, जिससे हमें क्या मिलती है? भूतला युद्ध की जानकारी। और इस पुस्तक के अंदर इल्तुतमिश को क्या कहा गया? हमीर कहा गया है। फिर हमने आगे देखा कि इल्तुतमिश की सेना जब भाग रही थी तो उसने जो है वो नागदा को लूट लिया। अंततः जैतर सिंह ने अपनी राजधानी किसे बनाया? चित्तौड़गढ़ को। फिर 1288 ईस्वी में इसने दिल्ली के कौन से सुल्तान को हराया था? तो वो हराया था अपने नासिरुद्दीन महमूद को। फिर इसने आहड़ को किन से मुक्त करवाया था? तो चालुक्यों से मुक्त करवाया था। फिर अपने इतिहासकार आते हैं दशरथ शर्मा, जो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जैतर सिंह का जो शासनकाल है वो मध्यकालीन मेवाड़ का क्या था? स्वर्ण काल था। तो देखो हमने कौन कौन से शासक पढ़ लिए? हमने बप्पा रावल पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया हमने? बप्पा रावल पढ़ लिया। फिर हमने अलर्ट पढ़ लिया। अलर्ट का शासनकाल कब से कब तक है? 951 से 971। फिर हमने जैतर सिंह पढ़ लिए, यानी हमने जो 3 राजा अभी तक पढ़ लिए। पिछली 2 क्लासों में अपने 3 राजा और एक जो है वो विलुस की जो है वो परीक्षे वाला, ये जो अपने पढ़ लिया। ठीक है, तो अब जो हम नेक्स्ट जो राजा पढ़ते हैं उन राजा का नाम है तेज। क्या नाम है? तेज। तेज सिंह का शासनकाल जो है वो है 1253 से 73। यह शासनकाल आपको इसलिए याद रखनी है क्योंकि अब की बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सी घटना कौन से राजा के शासनकाल में हुई थी। अगर आपको राजा का शासनकाल ही याद नहीं होगा तो फिर आप घटना का अंदाज आइडिया कहाँ से लगा के पाओगे? मानो कि आपको पता है कि भूतला का युद्ध जो हुआ था वो 1227 के अंदर हुआ था। ठीक है, अब आपको पूछ लिया कि भूतला का युद्ध कौन से राजा के शासनकाल में हुआ था। अगर आपको जैतर सिंह का शासनकाल ही पता नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? इन प्रकार के तुक्के जो है वो सही नहीं कर पाओगे। तो अगले राजा कौन है? तेज सिंह। इनके शासनकाल के अंदर दिल्ली का सुल्तान जो था वो था अपने बलबन। तो तेज सिंह जो है वो अपने बलबन को हराता है। किसे हराता है? बलबन को हराता है। पापा ने दिल्ली वाले कितने सुल्तानों को हराया? 2 को, एक इसको इल्तुतमिश को और एक नासिरुद्दीन महमूद को। और तेज सिंह जो जैतर सिंह का बेटा था वो किसे हराता है? दिल्ली के सुल्तान बलबन को। इसकी एक रानी थी, उस रानी का नाम था जैतल देवी। ये जैतल देवी जो थी ये धार्मिक कार्यों में काफी रुचि रखती थी। अब राजकुमारी थी तो इसके पास में खूब सारे पैसे टके थे। तो इसने अल्लाह तेज सिंह को कहा कि मैं जो है वो चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर बनवाना चाहती हूँ। तो तेज सिंह ने कहा बना लो, पैसे टके की अपने पास में कमी नहीं है कोई। तो ये अपने एक चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर बनवाती है, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाती है, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। ठीक है, अब देखो इसके शासनकाल के अंदर एक बुक लिखी गई थी, उस बुक का नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़नी। क्या नाम था बुक का? मैं इसलिए पहले बोल के बताया कि मैं एक बार लिखूं उससे पहले आप एक बार सुन लो। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़नी। आहड़ इनकी राजधानी थी। ये आहड़ के अंदर बैठ करके लिखी गई है। कहाँ लिखी गई है? आहड़ के अंदर। कब लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अपने 1260 के अंदर। किसने लिखी थी? तो अपने एक राइटर थे कमल चंद, उन्होंने क्या लिखी थी? ये बुक लिखी थी। कहाँ लिखी थी? आहड़ के अंदर। और कब लिखी थी? 1260 के अंदर। प्राचीनतम जैनों की किताब है। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया कि अपने राजस्थान के प्राचीन जो चित्र मिलते हैं वो 2 जगह पर मिलते हैं, एक तो अपने चट्टानों के अंदर और दूसरे जो मिलते हैं वो मिलते हैं अपने किताबों के अंदर। ये मेवाड़ की पहली किताब है जिसके अंदर हमें क्या प्राप्त हुए? चित्र प्राप्त हुए। यानी एक तरफ जो इस तरफ मानो लिखा हुआ है और इस तरफ जो क्या बनाए हुए? चित्र बनाए हुए।
तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये मेवाड़ की प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। मेवाड़ का क्या है, प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। जिसका चित्रांकन किसने किया था, कमल चंद्र ने। कब किया था, 1260 के अंदर। कहाँ किया था, पहाड़ के अंदर। ये हो गया भाई आपका तेज सिंह कंप्लीट। तेज सिंह के शासनकाल में हमने कितनी चीजें पढ़ी, 3। सबसे पहले इसने दिल्ली के कौन से सुल्तान को रहा, बलबन को। इसकी रानी जैतल देवी ने चित्तौड़ में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया, अपने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का। फिर इसके शासनकाल में एक बुक लिखी गई थी, बुक का नाम क्या था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कौन, क्या नाम था, एक बार फिर से बोलो, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। एक बार फिर से, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। आप इस नाम को 4-5 बार बोलोगे तो फिर आपको जो है नाम याद रह जाएगा। ये मेवाड़ का क्या है, प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। जिसका चित्रांकन किसने किया था, 1260 के अंदर कमल चंद्र ने आहड़ में किया था। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ प्रकाशन हुआ था कौन, किसके शासनकाल में, तेज सिंह के शासनकाल में। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि तेज सिंह के शासनकाल में लिखी गई बुक है तो वो कौन सी है आपकी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। जिसको किसने लिखा था, कमल चंद्र ने। कब लिखा था, 1260 के अंदर। कहाँ लिखा था, आहड़ के अंदर। और ये क्या है, मेवाड़ का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ। अब देखो, तेज सिंह के बाद में जो अगले जो अपने राजा आते हैं वो राजा आते हैं रतन सिंह। क्या नाम है, रतन सिंह। मेवाड़ वाले राजा रावल की तो उपाधि धारण करते ही थे, इसलिए इनका नाम के आगे क्या लगता है, रावल रतन सिंह। इनका शासनकाल है 1302 से 1303। कब से कब तक है, 1302 से 1303। अब देखो मैं आपको बताऊं, राजाओं के राज में होता क्या था कि मानो एक राजा के कितने बेटे, 10 बेटे। तो उनमें से सबसे बड़ा जो बेटा होगा वो तो क्या बन जाएगा, राजा। बाकी बच्चे भाई जो 9, उनको क्या बनाया जाएगा, उनको जो वो सामंत बना दिया जाता था और 2 गांव 4 गांव दे करके बिठा दिया जाता था। वैसे ही रतन सिंह का एक छोटा भाई था, उस भाई का नाम था कुंभकर्ण। या तो रावण के भाई का क्या नाम था, कुंभकर्ण, या रतन सिंह के भाई का क्या नाम था, कुंभकर्ण। अब रावल तो कौन बनेगा यहाँ पर, रतन सिंह। तो कुंभकर्ण को क्या बनाया जाएगा, सामंत, और 2 दे करके बैठा दिया जाएगा। अब देखो, जो ये सामंत जो बनते थे ना, ये जो क्या बनते, सामंत। और इन्हें जो ये भूमि दी जाती थी, उस भूमि को क्या कहा जाता था, जागीर या ठिकाना, या क्या कहा जाता था, परगना। अब मैंने आपको बताया कि मेवाड़ वाले क्या उपाधि धारण करते थे, रावल। तो ये जो सामंत जो थे ये उपाधि धारण करते थे राणा की। किसकी उपाधि धारण करते थे, राणा की। यानी अब रावल कौन बनेगा, रतन सिंह। तो कुंभकर्ण क्या बनेंगे, राणा। और इन्हें 2-3 गांव देकर के क्या कर दिया जाएगा, बिठा दिया जाएगा। अब क्या बात है भाई, कुंभकर्ण के पास में 2 ऑप्शन है, या तो वो 2-3 गांव मिले उनको लेकर के संतोष कर ले, बैठ जाए वहां पर, या फिर मन के अंदर आई भाई मैं क्यों राजा नहीं बन सकता, दिल मांगे मौत, मैं राजा बनूंगा। तो यहाँ तो राजा नहीं बनेगा, कारण क्या है, यहाँ तो राजा कौन बनेगा, इसका भाई। अब इसके पास में ऑप्शन है कि या तो अपने भाई को क्या मारे, क्या करें, मार करके राजा बने, या फिर कहीं दूसरी जगह पर जाए और वहां पर जो है वो किसी राजा को ला करके वहां अपना शासन स्थापित करें। कुंभकर्ण को सेकंड वाला ऑप्शन ठीक लगा कि यार भाई को मार के राजा बने, उससे अच्छा कहीं नई जगह पर चलते हैं, वहां हराते हैं, वहां पर अपना शासन स्थापित करते हैं। तो कुंभकर्ण अपने हिमालय की तरफ चलता है, वो चला जाता है अपने नेपाल। कहाँ पर चला जाता है, नेपाल। और नेपाल के अंदर भूविल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित करता है। कौन सी शाखा का, राणा शाखा का शासन स्थापित करता है। आपको बहुत सारी गाइडों में, नोट्सों में लिखा हुआ मिलेगा कि कुंभकर्ण ने नेपाल में भूविल वंश की रावल शाखा का शासन स्थापित किया था। रावल का नहीं किया था, राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। इस प्रकार से भूविल वंश की टोटल कितनी शाखाएं थी, 24 शाखाएं थी।
मैंने पढ़ा था 2-3 किताबों के अंदर, 1-2 नोट्सों के अंदर भी देखा कि कुंभकर्ण ने जो है वो नेपाल के अंदर भुइल वंश की रावल शाखा का शासन स्थापित किया था। अगर ये ऑप्शन एग्जैक्ट लाइन अगर आपके एग्जाम के अंदर भी आ जाए तो उस लाइन को जो है वो आपको कथन को गलत करना है, क्योंकि कुंभकर्ण ने नेपाल में कौन से वंश के भुइल वंश की कौन सी शाखा का शासन स्थापित किया था, वो किया था आपके भुइल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। तो देखो कुंवर रतन सिंह के बारे में क्या पढ़ी कि इनके छोटे भाई का नाम क्या था, कुंभकर्ण, जो नेपाल के अंदर आपने क्या करते हैं, भुइल वंश की राणा शाखा का क्या करते हैं, शासन स्थापित करते हैं। अब एक सब हेडिंग डालो इनके अंदर, और सब हेडिंग डालो पद्मिनी। कौन सी मिनी, पद्मिनी। थोड़ी सी जो है हम इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, और उसके बाद में जो है हम अपनी एक कहानी सुनेंगे। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। तो देखो, ये सबसे पहली बात तो ये रतन सिंह की रानी थी। किसकी रानी थी, रावल रतन सिंह की रानी थी। दूसरी बात, ये सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। कौन से द्वीप की राजकुमारी थी, सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। इसके पिता का जो नाम था वो था गंधर्व सिंह। पिता कौन थे इसके, गंधर्व सिंह। और माता का जो नाम था वो था चंपावती। नेक्स्ट लाइन लिखो कि राघव चेतन नामक व्यक्ति ने, राघव चेतन नामक व्यक्ति ने पद्मिनी की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बताया था। अलाउद्दीन खिलजी को क्या बताया था, पद्मिनी की सुंदरता के बारे में। बताया था। एक बार जो हम फटाफट बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, उसके बाद में जो हम आगे कहानी सुनते हैं, तो फिर इन चीज़ों को एक दूसरे से लिंक कर लेते हैं। अपने यूपी के अंदर एक जगह पड़ती है जौनपुर। कहाँ पर पड़ती है, यूपी के अंदर कौन सी जगह जहाँ पड़ती है, जौनपुर। वहाँ के एक राइटर हुए, राइटर का नाम हुआ मलिक मोहम्मद जायसी। कहाँ के थे मलिक मोहम्मद जायसी, जौनपुर। कहाँ पर पड़ता है ये, यूपी। अयोध्या पड़ती है यूपी के अंदर, अयोध्या के पास में ही अपना क्या पड़ता है, जौनपुर। तो अयोध्या के अंदर आजकल हम कहते हैं अवध, तो अवध के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है, अवधी। तो ये अपने एक बुक लिखते हैं अवधी भाषा के अंदर। कौन सी भाषा में, अवधी भाषा में। अवधी भाषा हो गया है जिस भाषा में आपके क्या लिखा गया है, हनुमान चालीसा लिखा गया है। उस भाषा के अंदर एक बुक लिखते हैं, उस बुक का नाम है पद्मावत। आपके थोड़े दिन पहले राजस्थान पुलिस के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन था कि पद्मावत नामक बुक किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी आपके मलिक महमूद जायसी ने। कब लिखी थी, तो ये लिखी थी 1540 ईस्वी के अंदर। कब लिखी थी, 1540 ईस्वी के अंदर। कौन सी बुक लिखी, पद्मावत। किसने लिखी, मलिक महमूद जायसी ने। कौन सी भाषा में लिखी, अवधी भाषा में। मलिक महमूद जायसी कहाँ के थे, जौनपुर यूपी के अंदर थे। देखो, इस बुक के अंदर वो बताते हैं कि मेवाड़ का एक राजा था जिसका नाम क्या था, रतन सिंह। एक दिन वह दरबार में बैठा हुआ था, तो उसके पास में एक तोता उड़ते हुए आता है और कहता है कि रतन सिंह जी, यहाँ से 7 समुद्र पार एक अति सुंदर सुंदर राजकुमारी रहती है, इतनी सुंदर कि अगर वो पानी भी पीती है तो यहाँ से दिखाई पड़ता है। तो रतन सिंह जी, तोता आगे आगे, रतन सिंह जी पीछे पीछे। सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, और सिंहल द्वीप को अपने वाले मानते हैं कि श्रीलंका की राजकुमारी थी। उसने नहीं लिखा कि वो श्रीलंका की राजकुमारी थी, उसने केवल लिखा है कि सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। अब रतन सिंह जी सिंहल द्वीप पहुंचे, वहां जाकर के राजकुमारी को ढूंढने का प्रयास किया। अब राजकुमारी महलों में बैठी हुई थी, महलों में घुसे कैसे, तो थोड़े दिन तो उधर उधर घूमे, फिर बंदे के पास में पैसे टके खत्म हो गए, तो बंदा बन गया वहां पर क्या,
सन्यासी जोगी बन गया। कहा जाता है कि 7 साल तक सन्यासी के वेश में रहा। कितने साल तक? 7 साल तक सन्यासी के वेश में रहा। जब एक बार सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की नजर उस सन्यासी पर पड़ती है तो गंधर्व सेन उनसे पूछता है कि जेंटलमैन, इतनी युवा अवस्था के अंदर सन्यासी बनने का क्या कारण है? किसी भले घर के मालूम पड़ते? तो फिर रतन सिंह जी ने कहा, जी मैं मेवाड़ का राजा रतन सिंह, और मेरे सन्यासी बनने का कारण आपके महलों में। फिर गंधर्व सेन को पता चला कि भाई ये तो अपनी राजकुमारी से ब्याह करने के लिए आया हुआ है। अब श्रीलंका वालों ने कहा, भाई धन घड़ी धन बात, आप हमें कह देते हम आ जाते हैं मेवाड़ ब्याह करने के लिए, आपने आने का कष्ट क्यों कहा? अब भाई श्रीलंका छोटा सा राज्य, जब हम भारत का मैप खरीदते हैं तो श्रीलंका साथ में फ्री आता है। तो श्रीलंका वालों ने कहा आप तो अभी करके लेके चले जाओ ब्याह। अब कहते हैं रतन सिंह जी वहां से शादी करके अपने कहाँ पर आ जाते हैं? मेवाड़ के अंदर। अब मेवाड़ के अंदर उनके दरबार के अंदर एक विद्वान व्यक्ति रहा करता था। उस विद्वान व्यक्ति का नाम क्या था? राघव चेतन। और कहा जाता है कि पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि वो एक बार अपने महल की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तो जैसे ही राघव चेतन पद्मिनी को देखता है तो वो घायल होकर के गिर जाता है। कारण ये था कि उसने इतनी सुंदर राजकुमारी आज तक पहले कभी नहीं देखी थी। जब ये बात रतन सिंह को पता चलती है तो रतन सिंह ने कहा कि राघव चेतन भाग यहाँ से, अगर दोबारा दरबार के आसपास ही दिख गए ना तो सोच लेना तेरी। राघव चेतन को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई कि यार सुंदर पत्नी है, इसका मतलब कुछ भी, हमारी भी तो कुछ इज्जत है यार, हम ज्यादा सुंदर नहीं है पर हमारी कुछ ना कुछ इज्जत तो है। अब राघव चेतन जाए कहाँ से? अब राघव चेतन को पता चला कि दुश्मन का दुश्मन अपना सबसे अच्छा दोस्त। मेवाड़ वालों का दुश्मन कौन है? दिल्ली वाला। दिल्ली का राजा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अब राघव चेतन अपने अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाता है और कहता है कि पद्मिनी की सुंदरता के बारे में उसे बताता है, और कहते हैं कि इसलिए जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया। पर आप इस कहानी को देखोगे तो इस कहानी के अंदर खुद ही झोड़ है। सबसे पहली बात तो कि अपने रतन सिंह जी का शासनकाल है वो 1302 से 1303, यानी कितने साल? 1 साल। यहाँ पर 7 साल तो वो जोगी बन के ही घूम रहा है। दूसरी बात आप देखोगे तो पद्मिनी को कहाँ की राजकुमारी बताता है? सिंहल द्वीप की। और सिंहल द्वीप का मतलब क्या होता है? श्रीलंका। जिस समय संचार और परिवहन के साधन नहीं थे उस समय श्रीलंका तो जाना पॉसिबल था नहीं। उस समय तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत के अंदर भी इतना आदान प्रदान नहीं होता था। कारण यह था कि विंध्याचल पर्वतमाला जो दोनों को अलग करती, जिस समय श्रीलंका जाना तो पॉसिबल था नहीं। तो ये बात यहाँ से भी झूठी पड़ती है। फिर वो बात करता है कि मलिक महमूद जायसी जो वो था वो अपने यूपी का था, उसका डायरेक्ट राजस्थान से भी कुछ ना कुछ लेना देना नहीं था। और मलिक महमूद जायसी एक कवि था। कवि का काम होता है कल्पनाएं करना। तो इससे कोई प्राचीन काल के अंदर रतन सिंह और पद्मिनी की कहानी रही होगी जिसके अंदर मलिक महमूद जायसी ने जो है अपनी कुछ नमक मिर्च लगाई और चेप दी। तो वैसे अपने राजस्थान के अंदर भी एक कहानी चलती है, और अपने राजस्थान के स्रोत ये बताते हैं कि जो पद्मिनी जो थी वो अपने पुगल की राजकुमारी थी। पुगल अपने बीकानेर के अंदर जगह पड़ती है। उस समय जो अपने बीकानेर रियासत थी तो पुगल जो अपने आता था वो आता है जैसलमेर रियासत के अंदर। तभी तो अपने ऐसे दोहे चलते हैं कि पुगल गडरी पद्मिनी तू रानी सिरमौर, जैसलमेर जन्म लियो परनी गढ़ चित्तौर। यानी भाई ये तो है कि मेवाड़ से पुगल शादी की जा सकती है, पर फिर भी मेवाड़ से पुगल बहुत ज्यादा दूर है। और दूर के लिए अपने वर्ड यूज में लेते हैं कि 7 समुंदर पार। तो इसका मतलब ये है कि पद्मिनी जो थी वो अपने कहाँ की राजकुमारी थी? पुगल की। पर इनका जो कहानियों से कोई लेना देना नहीं है। ये कौन बताते हैं? मलिक महमूद जायसी। इसका जो इतिहास से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ये क्या था? एक कवि था, और कवि का काम होता है कल्पनाएं करना। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो अब बात आती है कि फिर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किया था। तो दिन आता है आपका 28 जनवरी 1303। कौन सा दिन आता है? 28 जनवरी 1303। इस दिन अपने क्या कर देते हैं? अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर क्या कर देते हैं? आक्रमण। अब मलिक महमूद जायसी तो क्या कहता है
मलिक महमूद जायसी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो मेवाड़ पर आक्रमण किया था उसका कारण क्या था? पद्मिनी की सुंदरता था। नहीं तो फिर अब जो हम इसके देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर क्यों आक्रमण किया, तो लिखो आप, हेडिंग डालो आक्रमण के कारण, कॉजेज ऑफ अटैक। क्या कारण थे जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने क्या किया था? मेवाड़ पर आक्रमण किया था। सबसे पहली बात तो कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला राजा है जिसने दिल्ली साउथ इंडिया की तरफ भी आक्रमण किया है। कहाँ पर किया? साउथ इंडिया पर। वरना उत्तर वाले दक्षिण में नहीं करते थे, दक्षिण वाले उत्तर में नहीं करते थे। इसका मतलब बड़ा साम्राज्यवादी राजा था अलाउद्दीन खिलजी। इसने अपनी दूसरी उपाधि धारण की थी कि सिकंदर सानी की इसने उपाधि धारण की थी कि मैं दूसरा सिकंदर हूँ। या तो दुनिया जीती थी ग्रीस के राजा अलेक्जेंडर, जिसे हम कहते हैं सिकंदर ने, या फिर दुनिया कौन जीतेगा? मैं जीतूंगा। फिर कोई भले मौलवी साहब थे, उसने समझा कि पहले आसपास की जगह तो जीत, फिर दुनिया जीत लेना। अब जो बंदा दक्षिण भारत पर आक्रमण कर रहा है, मेवाड़ तो उसकी नाक के नीचे, तो वो सबसे पहले कहाँ पर आक्रमण करेगा? मेवाड़ पर। तो मैं सबसे पहला कारण ये कह सकता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तारवादी नीति, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तारवादी नीति। एक कारण तो ये। दूसरा कारण ये है कि उन दिनों उत्तर भारत के अंदर दो बहुत बड़ी पैसे वाली जगह थी। एक जगह का नाम था गुजरात और एक जगह का नाम था आपके मालवा। अब इन दोनों का जो रास्ता जो होके चला जाता था वो अपने मेवाड़ यानी चित्तौड़ से होके जाता था। यानी अगर आपको दिल्ली से मालवा जाना है या फिर आपको दिल्ली से गुजरात जाना है, आपको कहाँ से होके चला जाना पड़ेगा? चित्तौड़ से जाना पड़ेगा। कारण यह था कि गुजरात जो है वो उसके पास में जो आपका समुद्री इलाका यानी कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र है, और जहाँ पर तटीय क्षेत्र होगा वहां पर व्यापार अच्छा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? टैक्स ज्यादा आएगा, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? पैसे भी ज्यादा होंगे। और हर कोई राजा चाहता कि उसके अंडर में ये जो जगह होती ये अपने अंडर में आए। मालवा के अंदर काली मिट्टियाँ, आपकी फसलें बहुत अच्छी होती, आपकी फसलें बहुत अच्छी होती है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी दिमाग लगा रहा है। अलाउद्दीन खिलजी कह रहा है अगर हम डायरेक्ट यहाँ से दिल्ली से वापस गुजरात जाते हैं तो फिर एक बार तो गुजरात का राजा अपने को टैक्स दे देता है, फिर उसे पता चलता है कि हर साल दिल्ली से गुजरात पर आक्रमण करना पॉसिबल है नहीं। एक बार तो वो टैक्स दे देता, अगला दिल्ली का राजा अब कहता कि अगली बार जो टैक्स मेरा दिल्ली भेज देना, तो फिर ये गुजरात वाले कहता कि जा नहीं भेज रहा, जो करना है कर ले, क्योंकि इसे पता था कि हर साल दिल्ली से गुजरात आक्रमण आप करने नहीं आ सकते। अब अलाउद्दीन खिलजी कह रहा है कि अगर अपने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर ले तो अपना इधर भी कंट्रोल, इधर भी कंट्रोल। यानी चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है? व्यापारिक मार्गों पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? व्यापारिक मार्गों पर स्थित है। और अलाउद्दीन खिलजी इन पर क्या करना चाहता है? अधिकार करना चाहता है। अलाउद्दीन खिलजी सोच रहा है कि यहाँ पर अधिकार हो जाएगा तो यहाँ से अपने को टैक्स ज्यादा मिलेगा। अगर अपने को टैक्स ज्यादा मिलेगा तो अपनी सेना बड़ी होगी, अगर अपनी सेना बड़ी होगी तो अपने साम्राज्य क्या होगा? बड़ा होगा। फिर वो मेरा जो सपना है विश्व विजेता बनने का वो मैं पूरा कर सकूंगा। और राजा का अल्टीमेट उद्देश्य होता था अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी दूसरा कारण क्या था कि चित्तौड़ का किला कहाँ कौन से मंदिरों पर स्थित है? मार्गों पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला व्यापारिक मार्गों पर स्थित है। व्यापारिक मार्ग कौन से? दिल्ली से गुजरात व गुजरात व मालवा के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। कौन से मार्गों पर? अंतः अलाउद्दीन खिलजी इन पर क्या करना चाहता था? इस पर क्या करना चाहता था? अधिकार करना चाहता था। अधिकार करना चाहता था।
ये हो गया आपके दो कहानी। तीसरा कहानी क्या था? तीसरा कहानी ये था कि इस टाइम दिल्ली पर जो आक्रमण कर रहे थे वो आक्रमण कर रहे थे मंगोल। जो मंगोलिया देश के सैनिक थे वो कहलाते थे मंगोल। बड़े दुर्दश टाइप के आक्रमणकारी थे, जहां पर भी आक्रमण करते भयंकर वहां की तबाही मचाते। तो उन दिनों अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों से बहुत ज्यादा परेशान था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा अभी तक तो हम इनको रोक रहे हैं, पर कल को खुदा ना खास्ता अगर मंगोल को अपने नहीं रोक पाए और मंगोल दिल्ली पर आ गए, आक्रमण दिल्ली पर कब्जा कर लिया, तो वो अपने कहाँ जाएंगे? अपने पास में कोई सुरक्षित जगह तो हो जहाँ पर वह रुक पाए या फिर वहां से अपनी सुरक्षा महसूस कर पाए। तो उन दिनों अपने उत्तर भारत के अंदर बहुत बड़ा सबसे शक्तिशाली जो सुरक्षा वाला किला था, उस किले का नाम था चित्तौड़गढ़। सबसे शक्तिशाली कह दो, सबसे सुरक्षित कह दो, ये सबसे बड़ा कह दो, वो किला कौन सा था अपना? वो किला था चित्तौड़गढ़। आप जब चित्तौड़गढ़ के अंदर देखोगे तो चित्तौड़गढ़ के अंदर 84 तालाब है। इसका मतलब पानी की भी व्यवस्था नहीं है। किले के अंदर खेती होती है, इसकी मतलब अनाज की भी कोई कमी नहीं है। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी, वो किला बहुत ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, आक्रमणकारी जल्दी से किले के अंदर घुस नहीं सकता। फिर किले का रास्ता बहुत कठिन है, दुर्गम है, झाड़ियों से होकर के जाना पड़ता है। इसका मतलब आक्रमणकारी जो है वो जल्दी से इस किले के अंदर नहीं पहुंच पाता। तो अलाउद्दीन खिलजी कह रहा है कि अगर अपने पास में चित्तौड़गढ़ का किला आ जाए तो फिर अपने मौज ही मौज होगी। अपने ना तो किसी से डरने वाले, ना कोई बात। फिर अपने मंगोलों के आक्रमणों को क्या कर पाएंगे? आराम से सामना कर पाएंगे। तो चित्तौड़ के किले का कौन सा महत्व है? रणनीतिक महत्व है, यानी सुरक्षा की दृष्टि से भी वो महत्वपूर्ण है। उसके अंदर रुकने की भी व्यवस्था है, खाने पीने की भी व्यवस्था है, खेती होती है, तालाब है। तो चित्तौड़गढ़ का किला कौन से रणनीतिक महत्व है, यानी चित्तौड़गढ़ का किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। अंत इसका क्या है? रणनीतिक महत्व। 3 कारण पढ़ लिए अपन। चौथा कारण ये था कि बात है 1299 ईस्वी की। कब की है बात? 1299 ईस्वी की। अलाउद्दीन खिलजी जा रहा है अपने गुजरात आक्रमण पर। कहाँ पर आक्रमण करने के लिए जा रहा है? गुजरात आक्रमण पर। मैं कह सकता हूँ अलाउद्दीन खिलजी जा रहा है अपने गुजरात अभियान पर। अब मैंने आपको बताया कि अगर आपको दिल्ली से मालवा जाना है तो भी आपको चित्तौड़गढ़ से होकर के जाना पड़ता है। अगर आपको दिल्ली से गुजरात जाना है तो भी आपको राजस्थान से होकर के जाना पड़ेगा, यानी चित्तौड़ से होकर जाना पड़ेगा। तो फिर उन दिनों जो अपने मेवाड़ के राजा थे, उन राजा का नाम था समर सिंह। रतन सिंह के पिताजी थे। अब अलाउद्दीन की खिलजी जैसे ही, खिलजी की सेना जैसे ही मेवाड़ के अंदर एंटर करती, रतन सिंह जी कह समर सिंह जी कहते हैं किधर? कि अरे अपने गुजरात अभियान पर जा रहे हैं। अब समर सिंह जी ने कहा आपको जहां भी जाना हो, जो काम करना हो, उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको मेरे राज्य से गुजरना पड़ेगा, गुजरोगे तो फिर आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा भाई स्टार्ट, तू राजा मैं राजा, फिर किस चीज का टैक्स? समर सिंह ने कहा नहीं, काम के साथ में कोई गद्दारी नहीं। अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या? काम के साथ में क्या करेंगे? गद्दारी नहीं। अगर आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा दे, मैं गुजरात अभियान पर जा रहा हूँ, अब तो तुझे टैक्स दे दूंगा, आते ही तुझ पर आक्रमण कर दूंगा। समर सिंह ने कहा फिर जो होगा वो देखा जाएगा, अब तो आपको जो है वो टैक्स देना ही पड़ेगा। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी की जब गुजरात अभियान पर सेना जा रही थी तो मेवाड़ के समर सिंह ने उनसे क्या वसूला था? कर वसूला था। और ये जो कर वसूला, तो फिर अलाउद्दीन खिलजी को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई कि यार खुद को भारत का बादशाह कहता हूँ, भारत का राज
राजा कहता हूँ, और छोटी सी रियासत वालों ने मुझसे कर ले ली, अब तो इनका बदला लेना ही पड़ेगा। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी जो है, चौथा कारण क्या था कि मेवाड़ के राजा समर सिंह ने, सही लिखो, अलाउद्दीन खिलजी जब 1299 ईस्वी में गुजरात अभियान पर जा रहा था, कौन से अभियान पर? गुजरात अभियान पर जा रहा था, तब मेवाड़ के राजा समर सिंह ने उनसे क्या वसूला था? कर वसूला था। अंत अलाउद्दीन खिलजी इसका क्या लेना चाहता था? बदला लेना चाहता था। क्या लेना चाहता था? बदला लेना चाहता था। पांचवा पांचवा कारण ये था कि इस टाइम जो है मेवाड़ की शक्तियां काफी बढ़ रही थी। देखो, ये अलाउद्दीन खिलजी सोच रहा है कि मेवाड़ काफी शक्तिशाली हो रहा है। उसने अपने जब गुजरात अभियान पर जा रहे थे तब कर वसूल कर लिया। अगर उसको आज हमने नियंत्रित नहीं किया तो फिर कल वो दिल्ली आ जाएंगे और दिल्ली आकर के अपने को कहेंगे कि ला टैक्स ला, वरना अपने दिल्ली से हट जा, दिल्ली पर हम कब्जा करेंगे। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी जो है वो मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्तियों को क्या करना चाहता था? नियंत्रित करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्तियों को क्या करना चाहता था? नियंत्रित करना चाहता था। क्या करना चाहता था? नियंत्रित करना चाहता था। जब ये थे अपने अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के मुख्य मुख्य कारण। जब क्लास के अंदर मैं ये कारण लिखाता हूँ तो फिर स्टूडेंट वापस जवाब देते हैं, सर ये कारण नहीं थे, चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का कई कारण और था। मैंने कहा कौन सा आक्रमण का कारण यार, मैंने तो यही पढ़े। नहीं सर आपने पढ़े सब कुछ है, आप हमें नहीं बताते। फिर मैं यार भयंकर डिप्रेशन में, मैंने कहा यार मैंने तो यही पढ़ा था, अब तू ही बता कौन सा कारण। कि सर मुख्य कारण जो था वो पद्मिनी की सुंदरता था। तो फिर मैंने कहा चलो लिख लो आपके पद्मिनी की सुंदरता। तो फिर मैंने वहां पर लिखा है तो आपको भी लिख लो पद्मिनी की सुंदरता। कारण ये था कि ये पद्मिनी की सुंदरता वाली कहानी इतनी पॉपुलर हो गई कि आज बच्चे बच्चे को पता है कि पद्मिनी नाम की कोई रानी थी, उसके पति का नाम रतन सिंह था, और अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। ये पीछे वाले 5 कारण आप हर किसी बच्चे को पूछोगे उसे नहीं आते। और ये जो कारण है ये आपको अगर 3rd क्लास का बच्चा है उसे भी पूछोगे वो भी बता देगा कि मेवाड़ का राजा था जिसका नाम था रतन सिंह, उसकी रानी का नाम था पद्मिनी। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसके एक दरबार में व्यक्ति रहता था, उस व्यक्ति ने दिल्ली के राजा को बताया, इसलिए उस राजा ने क्या कर दिया था, पद्मिनी की सुंदरता के लिए आक्रमण कर दिया था। लेकिन मैं फिर कहता हूँ अगर RS मेंस के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो आपको पद्मिनी की सुंदरता वाला कारण नहीं लिखना है। अगर आपके जगह पूछे, जगह बचे तो आपको क्या लिखना है? पद्मिनी की सुंदरता वाला कारण शेप देना है। अगर नहीं बचे तो ऊपर वाले 5 कारण पढ़ने लिखने। कौन कौन से? सबसे पहला कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तारवादी नीति। दूसरा, चित्तौड़ का किला क्या था? एक ऊंची पहाड़ी पर क्या हुआ था? बना हुआ था। अंत उसका क्या था? रणनीतिक महत्व। तीसरा कि चित्तौड़ दिल्ली से मालवा और गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर क्या था? स्थित था। अंत अलाउद्दीन खिलजी व्यापारिक मार्गों पर क्या करना चाहता था? अधिकार करना चाहता था। चौथा कारण ये कि 1299 ईस्वी के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान पर जा रहा था तब मेवाड़ के राजा समर सिंह ने उससे क्या वसूल किया था? कर वसूल किया था। अंत अलाउद्दीन खिलजी इसका क्या लेना चाहता था? बदला लेना चाहता था।
पांचवा कारण ये है कि अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्तियों को क्या करना चाहता था, नियंत्रित करना चाहता था। मुख्य मुख्य कारण तो ये थे। अगर फिर भी आपके जगह बच जाए तो फिर आपको लिखना है कि पद्मिनी की सुंदरता। अब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। किला बहुत ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ, जल्दी से आक्रमणकारी किले के अंदर घुस नहीं सकते। और जो बंदा ऊपर बैठा है उसकी लोकेशन अच्छी है, वो नीचे वाले को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर अलाउद्दीन इस बार खार खा के आया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए इस बार किले पर क्या करना है, अधिकार करना है। पर होते क्या थे अपने राजस्थान के अंदर, जब भी आक्रमण होते और अपने को लगता कि अपने पास में सेना है 10,000, सामने वाले के पास में सेना है 10,000, लगभग सेना बरोबर, तो फिर अब जो लड़ाई होती वो आमने सामने की लड़ाई होती, यानी मैदानों के अंदर लड़ाई होती। फिर अपने को लगता कि यार, दूसरा तो ये था कि अपने को लगता कि अपने पास में सेना है 10,000, सामने वाले के पास में सेना है 1,00,000, तो फिर मैदान के अंदर जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि उनको पता है अगर हम मेवाड़ के अंदर मैदान के अंदर जाएंगे तो फिर हम लड़ते हुए मारे जाएंगे। तो फिर अपने लड़ाई होती थी किले के अंदर। किले में लड़ने का अर्थ है अपने किले से बाहर जाएंगे नहीं, आक्रमणकारी किले के अंदर घुस नहीं सकता। अगर घुसने का प्रयास भी करेंगे तो ऊपर से बाटे मार मार के फेंक देंगे, बाटे मार मार के भगा देंगे। फिर जो बंदा इतनी दूर से चला के आया वो कितने दिन तक बाहर बैठा रहेगा? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, आखिरकार चला ही जाएगा। भाई जो बंदा दिल्ली से आया है वो अपने सैनिकों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, अपने घोड़ों के लिए चारे की व्यवस्था कहाँ से करेगा? उसको तो ये सब चीजें अंदर दिक्कतें आएगी ना। तो इतनी दिक्कतें कौन सहेगा? कुछ टाइम तक यहाँ पर बैठा रहेगा, फिर अपने आप ही चला जाएगा। पर अलाउद्दीन इस बार धाक के खार ही खा गया। वो लगभग 7 महीने तक यहाँ पर बैठा रहा। कितने महीने तक? 7 महीने तक। इतने में समस्या ये हुई कि जो किले के अंदर थे उनके आप अनाज पानी खत्म हो गया। भाई बाहर वाला तो फिर भी थोड़ी बहुत मुश्किलें सहे तो बाहर से खेती करवा के भी मंगा सकता है, पर अंदर वाले के पास में तो रिसोर्सेज लिमिटेड थे ना। फिर ऐसे जब बड़े आक्रमण होते हैं तो किले के आसपास की जितनी भी जनता होती, पब्लिक होती, उसको किले के अंदर शिफ्ट करते। कारण ये था कि अगर आक्रमणकारी राजा से सामने नहीं होगा तो राजा को बाहर बुलाने के लिए वो प्रजा पर आक्रमण करेगा, यानी प्रजा को भी मारेगा। और राजा का परम धैर्य होता था कि प्रजा की रक्षा करना। तो फिर जब ऐसे आक्रमण होते तो किले के आसपास की जनता को क्या करते? किले के अंदर शिफ्ट करते। कहा जाता है कि किले के आसपास 30,000 के समथिंग जनता थी। कितनी जनता थी? 30,000। वो सब किले के अंदर है। अब तो किले के अंदर राशन पानी समाप्त हो गई। फिर अब लगा कि यार अब तो पार नहीं पड़ेगी, तो अब अपने पास में कितने रास्ते हैं? दो। या तो लड़ो, या तो मरो भूख से, या फिर मरो लड़ते हुए। फिर यार अपने को लगता कि भूख से मरे उससे अच्छा यार लड़ते हुए वीर गति को ही प्राप्त हो। तो फिर अब उनका एक ही टारगेट होता कि अपने तो मरेंगे तो मरेंगे, पर सामने वाले के जितने लेकर के मर सकते हैं उतने मरे, यानी सामने वाले को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं उतना पहुंचाए। फिर अपने मध्यकाल के अंदर एक समस्या दूसरी आई। कौन सी आई? देखो, पहले अपने जब भी आक्रमण होते, प्राचीन काल के अंदर भी आक्रमण होते ही होंगे। मानो एक राजा ने किसी दूसरे राजा पर आक्रमण किया, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? या तो वह राजा जीत गया, तो जो राजा हारा है उसके साथ में क्या होगा? या तो वह राजा लड़ते हुए मारा गया होगा, या फिर उसको क्या कर लिया होगा? बंदी बना लिया होगा। दोनों ही परिस्थिति के अंदर राजा उस राजा को कहता, देख, तेरे राज्य पर जो है मैंने अधिकार कर लिया, अब तुम अपने परिवार को लेकर के यहाँ से निकल। या फिर वो राजा अधीनता स्वीकार कर लेता, तो फिर उसे 1 गांव, 2 गांव या 3 गांव देकर के क्या कर दिया जाता? बिठा दिया जाता। पर दोनों ही कंडीशन के अंदर परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। उनके बीवी बच्चों के साथ में कोई बुरा व्यवहार नहीं करते थे। पर मध्यकाल के अंदर जो आक्रमणकारी बाहर से हैं उनके साथ में उल्टा था। वो सबसे पहले ही परिवार पर आक्रमण करते, महिलाओं को उठा के लेके चले जाते, बच्चों को बंदी बना लेते। तो फिर यार अपने को लगा कि अपने तो लड़ते हुए मारे जाएंगे, वो कोई बात नहीं है, पर ये जो आक्रमणकारी बाहर से आते हैं ये अपने मरने के बाद में अपने परिवार को उठा करके लेके चले जाएंगे, अपनी महिलाओं को लेके चले जाएंगे, बच्चों को लेकर के चले जाएंगे। और महिलाओं के साथ में वो बड़ा बुरा व्यवहार करते थे, जैसा ठीक वैसा जैसे आपने थोड़े टाइम पहले इजराइल फिलिस्तीन के अंदर देखा था, ठीक वैसा जैसे आपने मणिपुर के अंदर देखा था।
तो फिर अपने को लगा यार ये तो बहुत बुरा बर्ताव है। फिर महिला को भी लगता कि यार मेरे परिवार के मरने के बाद मुझे ये उठा करके लेके चले जाएंगे, मुझे सेक्स स्लेव की तरह रखेंगे, मेरे साथ में बुरे व्यवहार करेंगे, उससे अच्छा मर जाना ही बेहतर है। जीवन का अर्थ होता है गरिमा से युक्त जीवन, केवल सांस लेना जीना नहीं। तो फिर अपने महिलाएं जो है वो अग्नि के अंदर बैठ करके स्वयं को जला लिया करती थी, उसे कहा जाता था जोहर। क्या कहा जाता था? जोहर। और पुरुष जो निकलते थे वो अब निकलते थे केसरिया वस्त्र धारण करके। कौन से? केसरिया। और इनका जो टारगेट होता वो होता कि सामने वाले को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं उतना पहुंचाए। जब ये दोनों काम होते उन लड़ाइयों को बोलते साका। क्या बोलते? साका। तो इस समय जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो फिर अपने चित्तौड़ का पहला साका हुआ। कौन सा साका हुआ? चित्तौड़ का पहला साका। आप लिख लीजिए, चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ था? तो हुआ था अपने 1303 ईस्वी के अंदर। इसके अंदर जो जोहर जो किया था वो रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ मिल करके किया था। किसने किया था? पद्मिनी प्लस कितनी महिलाएं? 1600 अन्य महिलाएं। और केसरिया का जो नेतृत्व किया था वो अपने किया था रावल रतन सिंह ने। इस युद्ध के अंदर रतन सिंह के दो बहादुर सेनापति लड़े थे, उन सेनापति का नाम था गोरा और बादल। क्या नाम था? गोरा और बादल। और ये सेनापति हर एक दो एग्जाम छोड़ करके पूछे ही पूछे जाते हैं। अक्सर इन सेनापतियों का आपसे जोड़ा पूछा जाता है। जैसे आपके जयतर सिंह के सेनापतियों का क्या नाम था? बालक और मदन। वैसे ही आपके रतन सिंह के सेनापतियों का क्या नाम था? वो था आपके गोरा और बादल। फिर जब कोई कहता है कि यार पद्मिनी जल क्यों गई थी, उसे जलना नहीं चाहिए था, तो फिर अपने राजस्थानी के अंदर उसके लिए भी एक बहुत खूबसूरत सा दोहा है कि केहरी केस भुजंग में सरनाई सोडा, सती पयोदर कृपण धन पड़सी हाथ मुआ। शेर का बाल, भुजंग में सांप की मणि, शरणाई सोडा किसी योद्धा की शरण में गया हुआ व्यक्ति, सती पयोदर किसी पतिव्रता नारी के ऊपर पर पुरुष का हाथ तभी पड़ सकता है जब वह मर जाए। यानी केहरी केस भुजंग में शरणाई सोडा, सती पयोदर कृपण धन पड़सी हाथ मुआ। कोई महिला जीते जी तो अपने शरीर के ऊपर किसी पर पुरुष का हाथ कैसे लगने दे। तो फिर अपने जो है महिलाएं क्या थी? वीरता की महिलाएं थी, वीरता की प्रतीक थी। तो फिर उन्होंने क्या कर लिया? स्वयं को जला लिया था। तो फिर ये जो जोहर किसके नेतृत्व में किया गया था? आपने रानी पद्मिनी ने। किन के साथ में किया था? 1600 अन्य महिलाओं के। और केसरिया का नेतृत्व किसने किया था? रतन सिंह ने। रतन सिंह के सेनापति कौन कौन थे? तो एक का नाम था गोरा और एक का नाम क्या था? बादल। अब देखो, फाइनली दिन आता है 25 अगस्त 1303। कब आता है? 25 अगस्त 1303। जब अलाउद्दीन खिलजी क्या कर लेता है? चित्तौड़ पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। इस युद्ध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की सेना को भयंकर नुकसान हुआ था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी भयंकर गुस्से में था और वो सोच के आया था कि किले के अंदर जितनी भी महिलाएं बच्चे हैं, मैं उन सबको बंदी बना करके अपने साथ में लेके चले जाऊंगा और इसका बदला जो है वो मैं उनसे लूंगा। पर अलाउद्दीन खिलजी जब किले के अंदर प्रवेश करता है, किले के अंदर घुसता है, तो फिर उसे तो वहाँ के नज़ारे कुछ और ही मिलते हैं। तो उसने उसे लगता है कि यार सैनिक सारे बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, महिलाओं ने सारे ने जोहर कर लिया, यानी अग्नि के अंदर बैठ करके स्वयं को जला लिया। अलाउद्दीन खिलजी को कुछ मिला नहीं। तो चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर मैंने आपको बताया कि प्रजा थी लगभग 30,000। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाता है, यानी नरसंहार करवाता है।
लोग कटवाता है। और कितने लोग कटवाता है? 30,000 लोग कटवाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में कितने हजार लोगों का कत्लेआम करवाया था? 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था। अब अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा था जिसका नाम था खिज्र खान। क्या नाम था? खिज्र खान। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपने बेटे खिज्र खान को किला सौंपा और खिज्र खान को कहा कि देख खिज्र खान, मैंने तो इस किले को तहस नहस कर दिया, यानी एक तरीके से बर्बाद कर दिया। मैंने इस किले के अंदर भयंकर भगदड़ बचाई। अब तुम इस किले को क्या कर, वापस आबाद कर। खिज्र खान आबाद करेगा, इसलिए किले का नाम पड़ा खिजराबाद। कौन सा नाम पड़ा? खिजराबाद। चित्तौड़गढ़ का नाम क्या पड़ा? खिजराबाद। खिज्र खान आबाद करेगा, इसलिए क्या नाम पड़ा? खिज्र खान। अपने चित्तौड़ के अंदर एक पीर बाबा हुए, उन पीर बाबा का नाम है धाईबी पीर। क्या नाम है? धाईबी पीर। जैसे अपने हिंदुओं के अंदर देवता होते हैं, वैसे मुस्लिमों के अंदर क्या होते हैं? पीर बाबा। और जैसे अपने हिंदुओं के अंदर देवताओं के मंदिर होते हैं, वैसे इन पीर बाबाओं की क्या होती है? दरगाह। तो इन पीर बाबा की दरगाह थी। और मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज का हम निर्माण करवाते हैं तो उसके बाहर लगवाते हैं अपने अभिलेख। तो इस दरगाह के बारे में अभिलेख लगा हुआ है। और मुस्लिम जब भारत के अंदर आ गए तो उनकी भाषा क्या थी? तो फारसी भाषा थी। तो भी मैं कह सकता हूँ कि दाइबी पीर की दरगाह के फारसी अभिलेख, दाइबी पीर की दरगाह का फारसी अभिलेख कब का है? ये अभिलेख, ये अभिलेख है 1325 ईस्वी को। और इस अभिलेख के अंदर जो अपने चित्तौड़ का जो नाम मिलता है वो नाम क्या मिलता है? खिज्र खान मिलता है। अरे खिजराबाद मिलता है। ठीक है। अब देखो, खिज्र खान अपने 1303 के अंदर में चित्तौड़ के अंदर आ गया था। तो मेवाड़ के अंदर रहने लगा है। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है गंभीरी। कौन सी नदी है? गंभीरी नदी। खिज्र खान इस नदी के ऊपर पुल बनवाता है। क्या बनवाता है? पुल। कौन बनवाता है? तो वो बनाता है अपने खिज्र खान। ठीक है। अब देखो, मेवा अपने हिंदुओं के अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसको जलाया जाता है और उसके ऊपर बनाई जाती है, उसको कहा जाता है छतरी। अपने जब मुस्लिमों के अंदर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसे दफनाया जाता है और उसके ऊपर जो है गुम्बद नुमा आकृति बनाई जाती है, उसको कहा जाता है मकबरा। तो अपने खिजर खान के परिवार में इस समय किसी की मृत्यु हुई थी, तो इसलिए खिजर खान जो है वो चित्तौड़ के अंदर एक मकबरे का निर्माण करवाता है। कहाँ पर? चित्तौड़ में मकबरे का निर्माण। और अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज का निर्माण करवाते उसके बाहर क्या लगाते? अभिलेख। और अब कौन सी भाषा के अंदर अभिलेख लगाया था? तो इस मकबरे के बाहर कौन सी भाषा के अंदर अभिलेख लगा हुआ है? फारसी भाषा के अंदर। मैं कह सकता हूँ मकबरे के फारसी अभिलेख। और ये जो अभिलेख है, ये अभिलेख है 1310 ईस्वी का। इस अभिलेख के अंदर खिजर खान लिखता है कि आप मुझे तो जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन मेरे पिता का नाम अलाउद्दीन खिलजी है, जो क्या है? दूसरे सिकंदर। इस अभिलेख के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को क्या बताया गया? दूसरा सिकंदर। खिजर खान कहता है कि या तो दुनिया जीती थी ग्रीस के राजा अलेक्जेंडर, जिसे हम कहते हैं सिकंदर ने, या फिर दूसरी बार किसी ने दुनिया जीती थी, वो मेरे पिता है। और मेरे पिता का नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा, वो कहते हैं कि मेरे पिता जो है वो ईश्वर की छाया है। क्या है? ईश्वर की छाया। कि कभी कभी पापा जी बैठे बैठे कह सकते हैं कि अपनी भगवान है। अपनी क्या है? भगवान है। तो क्या है? ईश्वर की छाया। फिर वो लिखता है कि मेरे पापा जो है वो संसार के रक्षक है। क्या है? संसार के रक्षक। क्योंकि ईश्वर को, स्वयं को क्या मानते हैं? ईश्वर की छाया। ईश्वर का काम होता है संसार की रक्षा करना, इसलिए मेरे पापा भी क्या कर रहे हैं? संसार की रक्षा। तो मकबरे का फारसी अभिलेख के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को क्या क्या कहा गया है? दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक।
अब भाई ऐसे करते करते टाइम आ गया 1311। अब खिजर खान ने अलाउद्दीन खिलजी को मैसेज किया कि डैडी मुझे दिल्ली आना, मेरी गर्लफ्रेंड मेरा वेट कर रही है। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा आजा दिल्ली। तो फिर कहा चित्तौड़। देखो 1311 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार किया था जालोर के ऊपर। जालोर का राजा कानड़ देव जो है वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था, पर कानड़ देव का एक भाई था जिसका नाम था मालदेव सोनगरा। वो जो है अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि देख मालदेव, तू राजस्थान का ही बंदा है, मैं तुझे एक राजस्थान का किला सौंप रहा हूँ। उस किले की जो तुझे क्या करनी है, रखवाली करनी है, और उस किले का नाम है चित्तौड़गढ़। बड़ी बड़ी मूछें रखता था मालदेव, इसलिए इसे क्या कहता, मूंछड़ा मालदेव। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि देख एक बड़ी बड़ी मूछें वाले अंकल आ रहे हैं, तो उनको चित्तौड़गढ़ की चाबी सौंपना और तू अपने यहाँ पर आ जाना दिल्ली पर। बाकायदे खिजर खान की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था देवल रानी। अमीर खुसरो ने उसके ऊपर पूरी बुक लिखी है। बुक का नाम है आशिका। कभी आपसे पूछ ले कि आशिका के अंदर किन किन की प्रेम कहानियों का वर्णन है, तो वो है अपने खिजर खान और देवल रानी की। ठीक है। अब थोड़े समय पश्चात चित्तौड़ किसको सौंप दिया गया? किसे सौंप दिया गया? मालदेव सोनगरा को, जिसे हम क्या कहते हैं, मुंछाड़ा मालदेव। अब अपने अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। क्या नाम था? अमीर खुसरो बहुत बड़े राइटर थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी तारीख ए अलाई, या फिर इसी पुस्तक का दूसरा नाम मिलता है हमें खजाइन उल फुतू। क्या नहीं मिलता है? खजाइन उल फुतू। देखो फारसी भाषा जो है वो उल्टी पड़ी जाती है। जैसे क्या नाम है, तारीख ए अलाई। तारीख का अर्थ होता है इतिहास। क्या होता है? इतिहास। ए का अर्थ होता है काके की, और अलाई का मतलब अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही मीनिंग क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास। इस पुस्तक के अंदर जो है उनके अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान आक्रमणों की जानकारी है। कौन से राजस्थान आक्रमणों की जानकारी मिलती है? किसकी? अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान आक्रमणों की जानकारी में कौन सी बुक से मिलती है? तारीख ए एल आई सी। तो ये हो गया भाई अपने घुइलवंश की रावल शाखा कंप्लीट, जिनके अंतिम शासक कौन थे? वो थे अपने रावल रतन सिंह। अब हम जब नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे घुइलवंश की राणा शाखा का इतिहास। तो हम एक बार जो है वापस फर्स्ट फर्स्ट रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा कि तेज सिंह, इसने दिल्ली के कौन से शासक को हराया? बलबन को। इसकी रानी का नाम क्या था? जैतल देवी। जो चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन से मंदिर का निर्माण करवाती है? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का। फिर इसके शासनकाल के अंदर एक बुक लिखी गई थी जिसका क्या नाम था? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो क्या है, मेवाड़ का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है, जिसे 1260 ईस्वी के अंदर आहड़ में कमलचंद्र ने क्या किया था? प्रकाशित किया था। फिर हमने अगले राजा पढ़े रतन सिंह। रतन सिंह का शासनकाल कब से कब तक है? 1302 से 1303। इनका एक छोटा भाई था जिनका क्या नाम था? कुंभकर्ण। वो नेपाल के अंदर कौन से घुइलवंश की कौन सी शाखा का शासन स्थापित करता है? तो घुइलवंश की राणा शाखा का शासन स्थापित करता है। फिर हमने पढ़ा पद्मिनी। रतन सिंह की क्या थी? रानी थी। कौन से देश की राजकुमारी थी? तो अपने सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। पिता का नाम क्या था? गंधर्व सेन। माता का नाम क्या था? चंपावती। राघव चेतन नामक व्यक्ति ने पद्मिनी की सुंदरता के बारे में किसे बताया था? अलाउद्दीन खिलजी को। फिर हमने पढ़ा कि मलिक महमूद जायसी ने 1540 ईस्वी के अंदर कौन सी बुक की रचना की थी? वो की थी अपने पद्मावत। कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया है? ये अवधी भाषा के अंदर लिखा गया है। फिर हमने देखा कि 28 जनवरी 1303 ईस्वी को जो है वो अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पर आक्रमण कर देता है? अपने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर देता है।
आक्रमण के क्या क्या कारण थे? तो आक्रमण के एक तो कारण थे कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तारवादी नीति। दूसरा, चित्तौड़ का किला जो था वो दिल्ली से गुजरात व मालवा के व्यापारिक मार्गों पर क्या था? स्थित था। अंततः अलाउद्दीन खिलजी व्यापारिक मार्गों पर क्या करना चाहता था? अधिकार करना चाहता था। तीसरा, चित्तौड़गढ़ का किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। अंततः इसका कौन सा महत्व था? रणनीतिक महत्व था। चौथा, अलाउद्दीन खिलजी जब 1299 ईस्वी के अंदर कौन से अभियान पर जा रहा था? गुजरात अभियान पर जा रहा था। तब मेवाड़ के कौन से राजा ने, समर सिंह ने, उससे क्या वसूला था? कर वसूला था। अंत अलाउद्दीन खिलजी इसका क्या लेना चाहता था? बदला लेना चाहता था। पांचवा कारण क्या था? कि अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति को क्या करना चाहता था? नियंत्रित करना चाहता था। फिर लास्ट कारण हमने क्या देखा? पद्मिनी की सुंदरता। फिर हमने देखा कि चित्तौड़ का पहला शाखा कब होता है? 1303 के अंदर, जिसमें जौहर का नेतृत्व किसने किया था? पद्मिनी ने। और साथ में कितनी महिलाएं थी? 1600 अन्य महिलाएं। केसरिया का नेतृत्व किसने किया था? रतन सिंह ने। इस युद्ध के अंदर अपने रतन सिंह के कितने सेनापति थे? 2। एक का क्या नाम था? गोरा, और एक का नाम क्या था? बादल। फाइनली 25 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पर अधिकार कर लेते हैं? चित्तौड़गढ़ पर। उसने चित्तौड़गढ़ के अंदर कितने हजार लोग कटवाए थे? 30,000 लोगों का क्या करवाया था? कत्लेआम करवाया था। फिर हमने देखा कि उसने चित्तौड़ किसको सौंपा था? तो खिज्र खान को। और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था? खिजराबाद। यह खिजराबाद नाम हमें कहाँ से मिलता है? तो दाइबी पीर की दरगाह के फारसी अभिलेख। कब का है फारसी अभिलेख? 1325 ईस्वी का। इसके अंदर हमें चित्तौड़ का नाम क्या मिलता है? वो नाम मिलता है हमें खिजराबाद। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि खिज्र खान ने कौन सी नदी पर पुल बनवाया था? तो गंभीरी नदी पर पुल बनवाया था। फिर खिज्र खान ने चित्तौड़ में किसका निर्माण करवाया था? तो मकबरे का निर्माण करवाया था। और मकबरे के फारसी अभिलेख कब का है? फारसी अभिलेख मकबरे का 1310 ईस्वी का अंदर, 1310 ईस्वी का। इसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा गया है? दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया व संसार का क्या बताया गया है? रक्षक बताया गया है। फिर हमने देखा कि थोड़े समय पश्चात जो है वो चित्तौड़ मालदेव सोनग्रह को दे दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मुंछड़ा मालदेव कहते हैं। फिर अलाउद्दीन खिलजी का एक राइटर था जिसका क्या नाम था? अमीर खुसरो, जिसने एक बुक लिखी है तारीख लैया खजाइनुल फुतूह। इस पुस्तक के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के कौन से आक्रमणों की जानकारी मिलती है? राजस्थान के आक्रमणों की जानकारी मिलती है। यह हो गया भाई अपने रावल रतन सिंह कंप्लीट। कहीं पे लिख लो कि रतन सिंह अंतिम मेवाड़ के राजा थे जिन्होंने रावल उपाधि धारण की थी। रतन सिंह रावल की उपाधि धारण करने वाले कौन से राजा थे? अंतिम राजा थे। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।